हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 15 रहेगा। चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन या अधिवेशनों की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। उपयुक्त पॉइंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य रहेगा, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बम्बई अधिवेशन के बारे में, जो 1904 में हुआ था। 1904 में हुए बम्बई अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है सर हेनरी कॉटन। ठीक है जी। फिर जब बात करते हैं, ये तो हो नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट नहीं होगा, तो आपका ये भी कट गया फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन भी कट हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में से आपका होगा। तो चलिए देख लेते हैं। लाहौर अधिवेशन 1909 में जो हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय। ठीक है जी। दिल्ली अधिवेशन 1918 में जो हुआ, उसमें भी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। तो यानी कि जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा केवल दो और तीन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसको समझने का प्रयास करना है फोर्थ ऑप्शन को। अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन सी जिन्होंने टिक किया, उनका बहुत बढ़िया, अति उत्तम। नेक्स्ट बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसको समझने का प्रयास करना है। संगम युगीन यानी कि वो रचना जो संगम युग के दौरान रची गई हो, उसे कहते हैं संगम युगीन रचना। संगम युग, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर पांड्य राज्य, यहाँ पर चेर चोल है ना, चेर चोल पांड्य राज्यों का वर्णन हम देखते हैं। तो संगम का मतलब यहाँ लिया गया है मीटिंग से, कॉन्फ्रेंस से, यानी कि बैठक से। तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए उस समय, उनके दौरान जो भी साहित्य लिखा गया उसे हम कहते हैं संगम युगीन साहित्य। तो एक तोलकाप्पियम जो है वो व्याकरण से संबंधित क्या था, साहित्य था, जिसके रचनाकार कौन थे? तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर। इसमें ना ये चल नहीं रहा है मार्कर, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसे समझने का प्रयास कर लेंगे। मणिमेखले की बात करते हैं। मणिमेखले के रचनाकार कौन थे? तो नाम आता है शीतले सतनार। शीतले सतनार। ठीक है जी। और शिल्पादिक्रम की बात की जाए तो इसके रचनाकार कौन है? इलांगो अदिगल। आप नोट करते चलिएगा, इलांगो अदिगल, क्योंकि इसमें लिखा नहीं जा रहा है इस वजह से। जामवती कल्याणम की अगर हम बात करते हैं, तो जामवती कल्याणम जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार हैं इसके कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा रहे। और अगर बात करते हैं इनके बारे में, ये विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के दूसरे राजा थे। ठीक है, और पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य की बात करें, यानी कि चारों वंशों की बात करें, उन चारों वंशों में से सबसे शक्तिशाली राजा थे कृष्णदेव राय, जिनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, जिनको तेलुगु भाषा का भी ज्ञान था। ठीक है जी। तो इन्होंने रचना लिखी है जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शायद पता नहीं। अब इस बारे में आपको बताना है, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, यानी लोकहितवादी की संज्ञा किसे दी गई। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की संज्ञा दी जाती है। एक सेकेंड, जब बात करते हैं हम रविंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, इनको क्या कहा जाता है, इनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। ए ओ हयूम के बारे में अगर बात की जाए, 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हयूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात की जाए, इनको बाबा साहब की उपाधि दी गई। इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितैषी सभा की स्थापना की। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। संविधान सभा की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये जो मामला है वो चल नहीं रहा है, इस वजह से लिखा नहीं जा रहा है सही से, ठीक है। आप सुनते चलिए बस और बताते चलिए। अब इसके बारे में आपको बताना है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। पहले में आपके सामने यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं और दूसरे में यहाँ पर आपको रचनाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तहजीबुल अखलाक की बात करते हैं तो ये लेखक थे, उन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो इनकी रचना का नाम है इब्न मिसकाविया, यानी कि ये जो बात लिखी गई है ये ठीक लिखी गई है। किताब उल हिंद की बात करते हैं, किताब उल हिंद के रचनाकार कौन थे, अल बिरूनी। मासिर सादत की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बन्नी के द्वारा लिखी गई है। और रेहला की बात की जाए तो इब्न बतूता, इब्न बतूता तो बड़ा फेमस किरदार रहा, बड़ा ना। 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री जिसका नाम इब्न बतूता था वो भारत में आया। इस समय उत्तर भारत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था और तुगलक वंश का कौन सा राजा गद्दी पर बैठा हुआ था, दूसरा राजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया जिसने रचना लिखी रेहला। इस रेहला पुस्तक में वर्णन किया है इब्न बतूता ने कि उस समय सती प्रथा किस प्रकार से चरम पर थी। और इब्न बतूता के अनुसार उस समय राजा से अनुमति लेनी होती थी सती प्रथा के लिए, और कोई भी महिला अगर सती होती थी तो ढोल नगाड़े बजा करते थे, ऐसा वर्णन किया है इब्न बतूता ने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, A1, B2, C4, D3। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन थर्ड उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, बताने का प्रयास करेंगे जल्दी। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। फिरोज शाह मेहता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की। और जब बात करते हैं हम 1896 के कोलकाता अधिवेशन की, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। इस रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में हो रहे 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्ले शीतलाम, है ना, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है जी, वो आपको पता ही है। ये राष्ट्रीय गीत सबसे पहले 1896 में गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। अब जब हम बात करते हैं 1906 की, 1906 में
जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में 1906 का कोलकाता अधिवेशन संपन्न हुआ और इस 1906 के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और 1906 में एक घटना घटित हुई थी, आपको याद हो तो मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अब आप ऑप्शन फोर्थ के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। 1917 का कोलकाता अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला अध्यक्षता कर रही है और वो महिला कौन थी? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। तो उससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष बनी ही नहीं थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नाम लिख देना आप एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। 1893 में ये भारत में आई और भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से समझा और फिर यहाँ पर वाराणसी यानी कि जो यूपी में एरिया पड़ता है वहां पर रहने लगी। इनका मानना था कि इनकी कर्म भूमि भारत ही है और इन्होंने कहा, आह्वान किया कि मैं आपके जैसी ही हूं। और फिर जब बात करते हैं हम होम रूल लीग आंदोलन की 1916 में, तो मद्रास से नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार आपको इनसे संबंधित ये बातें ध्यान में रखनी है। और 1916 में इनको फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पहली महिला अध्यक्ष यही बनी। और एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इस प्रकार आपको वो पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो ये हुई अच्छी बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडर वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा ठीक रहेगा? हम्पी के बारे में जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी हम्पी और वर्तमान की दृष्टि से देखें तो ये कर्नाटक में स्थित है। लगभग लगभग अगर बात करें तो ये 14वीं शताब्दी के आसपास का एक भव्य शहर था जो अभी खंडर के रूप में आपके सामने विद्यमान है। यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। अभी तो खंडर बचे हैं कर्नाटक में हम्पी। और इस हम्पी में कई मंदिर भी हैं जो खंडर का रूप ले चुके हैं और ये यूनेस्को की जो धरोहर है उसमें भी शामिल किया गया है हम्पी को, यूनेस्को की। तो यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल में सूची में कब शामिल किया गया, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए वीडियो में जरा। थोड़ा जब बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी घूमने वाली चीजें हैं, देखने वाली चीजें हैं। विरूपाक्ष मंदिर है वहां पर, वो भी देखने योग्य है। ठीक है जी, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक फोटो, ये 50 रुपए का नोट है। इस 50 रुपए के नोट पर क्या है? एक मंदिर का ये फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं? विरूपाक्ष मंदिर। और हम्पी वैसे अगर देखें तो कौन सी नदी के क्षेत्र में बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी का नाम आपने सुना होगा। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित नगर है, जिसे अब हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर और करें तो हम्पी की खोज कैसे हुई थी? हम्पी, एक नाम आपने सुना होगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने साल 1800 में हम्पी के खंडरों को खोजा था। मैकेंजी के बारे में कहा जाता है कि वो एक इंजीनियर थे, सर्वेक्षक भी थे और मानचित्रकार भी थे। ठीक है, तो एक बार वो वहां पर गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने इसकी खोज की। कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ये हम्पी आपका ये पड़ता है, जो कभी तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। इसकी जो तुलना है वो रोम से की जाती थी, इतना प्रसिद्ध शहर था ये।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में। जब बात करते हैं इस हम्पी को शुरुआती दौर में किसने शुरू किया था, तो 1336 में तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। लेकिन 1565 में एक लड़ाई हुई, तालीकोटा की लड़ाई। इस लड़ाई तक ये राजधानी रही। बाद में फिर राजधानी जो है वो बदल दी गई थी। वो कहानी मैंने आपको वैसे भी क्लास में बताई हुई है। हम्पी तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ, वनों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। यही वजह है कि यह जगह बहुत से राजाओं के लिए, बहुत से साम्राज्यों के लिए एक प्राथमिकता का केंद्र बना रहा, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण होने की संभावना वो बहुत कम थी। ठीक है। 1885 के आसपास ब्रिटिश भारत के भीतर मद्रास प्रेसिडेंसी के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी थे, अलेक्जेंडर री ने। ठीक है, उस अलेक्जेंडर री ने क्या किया था, इस साइट का सर्वेक्षण प्रकाशित किया। 1900 में रॉबर्ट सेवल ने एक अच्छा इस पर एक लिटरेचर लिखा, जिसका नाम था ए फॉरगॉटन एम्पायर। उस ए फॉरगॉटन एम्पायर में इस हम्पी के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है रॉबर्ट सेवल ने। और इसी प्रकार से फिर हम्पी को एक व्यापक रूप से विश्व स्तरीय पहचान भी मिली, और करते करते फिर आपको पता है ये यूनेस्को की जो धरोहर है उस सूची में शामिल भी किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हम्पी के बारे में। अब आपके सामने कुछ पॉइंट और हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वैडरबर्न ने की थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है वो बताइए जल्दी से। वैडरबर्न ने, तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज। टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा लेट चल रहा है, पता नहीं क्यों वजह से, तो वैसे ही आप समझने का प्रयास कर लेंगे। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे, विलियम वैडरबर्न। जब हम 1892 की बात करते हैं, 1892 में जो ये इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो फिर नाम आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी का, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है। ठीक है जी, 1892। जब हम 1888 की बात करते हैं, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे, इसमें नाम आता है जॉर्ज यूल का। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अधिकारी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1887 की बात करते हैं, 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब के नेतृत्व में 1887 का मद्रास अधिवेशन संपन्न हुआ, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं, तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ए.ओ. हयूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, बंबई में हुआ। और इस पहले अधिवेशन बंबई में जो कि 1885 में हुआ था, किसने की थी अध्यक्षता, नाम आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अभी भी मैंने लिखा था ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी। तो ये तो बात हुई पहले अधिवेशन की। फिर 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और इस दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस पुस्तक में इन्होंने धन के पलायन का सिद्धांत जो है वो दिया।
धन का प्लान का सिद्धांत क्या है, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत से पैसा लेकर जा रहे हैं, किस प्रकार से धन भारत से विदेश में पहुंचाया जा रहा है। ये सारे की सारी बातें वर्णित हैं उनकी उस पुस्तक में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक सेकंड रुकिए, चार्जर खत्म हो गया, एक मिनट रुकिए, लाइट चली गई शायद। चलो कोई नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं उसके आगे का जो अधिवेशन हुआ था 1888 का, 1888 के अधिवेशन में अध्यक्षता कर किसने की थी, तो नाम आता है जॉर्ज यूल का, जॉर्ज यूल। अभी चला है, लाइट भी आ गई है और ये भी चलने लगा, वाह जी वाह, कमाल होगी। ठीक है, फिर इस प्रकार से थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं, चल पड़ा है तो ये। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, मुंबई में। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में। और फिर तीसरा मद्रास में, और चौथा ये इलाहाबाद में। ये फर्स्ट अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने अध्यक्षता की, दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, और तीसरा अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। और चौथा अधिवेशन जो हुआ उसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, जॉर्ज यूल। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जल्दी से बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट कथन लिखा हुआ है, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, और इसका जो डिजाइन है, इसके डिजाइन से ही यह लोकप्रिय धारणा बनी थी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। दोनों की दोनों जो बातें हैं वो ठीक रहेंगी, दोनों ही कथन सत्य हैं। और ये जो मंदिर बना हुआ है 64 योगिनी मंदिर, मुरैना में, कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। और इस मंदिर की मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फोटो भी है, ये देखिए, ये है आपका मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसी को ध्यान में रखते हुए संसद भवन बनाया गया था। लेकिन अब तो ये जो हमारा संसद भवन है ये तो पुराना हो गया, क्योंकि हमने अब नए संसद भवन का निर्माण कर लिया है। ये वो संसद भवन है जिसमें संविधान लिखने की पूरी कहानी है ना वर्णित है, पूरी की पूरी कहानी यहीं पर देखने को हमें मिलेगी। और जब बात करते हैं इस संसद भवन को, अब क्या नाम दिया गया है, संविधान सदन नाम दिया गया, संविधान सदन। यानी कि ऐसा सदन जिसमें संविधान का निर्माण हुआ, हमारा भारत गणतंत्र भारत कैसे बना, इसकी पूरी कहानी इसी संसद भवन से आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बारे में आप बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। पत्र पत्रिकाएं पहली सूची में दिए गए हैं, दूसरी सूची में लेखकों के नाम दिए गए हैं। आप इसे सुमिलित करने का प्रयास करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके द्वारा और भी रचित कौन सी हैं, एक नाम आता है माई स्टोरी यानी मेरी कहानी, और एक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखित है, तो भी आप नाम लिख देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री बने हमारे भारत के। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मिरात उल अखबार। ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। राजा राम मोहन राय जिनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, 1821 में इन्होंने क्या किया था,
21 में बांग्ला भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया और 1822 में इन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, जो आपसे पूछा गया है। 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में इन्होंने शुरू किया था। अब जब बात करते हैं ये थर्ड पॉइंट द रिवोल्यूशनरी के बारे में, द रिवोल्यूशनरी जो है वो किससे संबंधित है? सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र सान्याल जो हैं, इनकी एक रचना और भी है जिसका नाम आता है बंदी जीवन। जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो ट्रेन को लूटा गया था तो इनका भी नाम आता है। जैसे और बाकी बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, हाँ, और सचिंद्र सान्याल, इनको उसमें क्या है, उम्र कैद हुई थी। इन्होंने अपना जीवन एक बंदी के रूप में गुजारा और इनकी रचना भी कौन सी है? बंदी जीवन। और एक रचना वो है जिसका नाम है द रिवोल्यूशनरी। और फिर जब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, भारत दुर्दशा, ये किसके द्वारा लिखित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बहुत बढ़िया है। अब इसको आप चेक कर लीजिए, A4, B3, C1, D2, यानी कि जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन सी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, अति उत्तम। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं, आज की कहानी जो है वो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और किसी भी परीक्षा से संबंधित अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है 9728617820। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको टीचर्स जो हैं वो तैयारी करवाते हुए मिलेंगे और मैं हमेशा आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आता हूँ, हिस्ट्री। ठीक है, अभी हमारी क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज। और उसी श्रृंखला के तहत ये हमारा टेस्ट सीरीज का 15th पार्ट था। ठीक है जी, और इसकी जो टाइमिंग है वो आपको 7 बजे मिलेगी, शाम को 7 बजे डेली ये जो वीडियो है वो अपलोड हो जाती है इस चैनल पे, ग्रैंड मास्टर 360। ठीक है जी, जी जी। इसमें कुछ अगर हम पॉइंट्स की बात करें, आज एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, है ना? इसमें एक नाम आपने सुना, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकों के नाम अगर लिखें, इनकी कुछ कृतियों के नाम अगर लिखें तो कौन कौन से नाम आएंगे? एक तो नाम आता है तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही। और जब बात करते हैं हम, एक नाम आता है सलवट ए कबीर, सलवट ए कबीर। और एक नाम आता है तारिक ए बरमाकी, साना ए मुहम्मदी, ये भी इनके द्वारा रचित रचना है, मुहम्मदी। ठीक है, और एक नाम आपने सुना होगा लुब्दुल, लुब्दुल तारीख, ये किसके द्वारा रचित है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ऐसे और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में अगर कहा जाए तो ये तुगलक वंश के शुरुआती दौर के जो राजा थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा करते थे। तारीख ए फिरोज शाही नाम से पता चल रहा है कि इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया होगा। फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे 1351 से लेकर 1389 तक रहा फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। इस फिरोज शाह तुगलक के पहले शासनकाल के 6 साल जो थे उनका वर्णन इसमें देखने को मिलेगा, और उससे पहले की जो बातें हैं वो भी जियाउद्दीन बर्नी ने इसमें
विस्तृत की हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। और इब्न बतूता के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था पहले, ये पॉइंट थोड़ा छूट गया था तो जो अभी आपको इसमें बता दिया है। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।